शादी, अलगाव और उसके बाद का सबसे बड़ा सवाल। भरण पोषण, जिसे आमतौर पर मेंटेनेंस भी कहा जाता है। बिल्कुल। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो पत्नी को मेंटेनेंस मिलना बिल्कुल तय है, मतलब एक गारंटीड अधिकार की तरह। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर कानूनी वास्तविकता इससे कहीं अधिक रोचक है। सही कहा। और आज के इस गहराई से जानने के सफर में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम भरण पोषण से जुड़े कानूनी अधिकारों और सबसे महत्वपूर्ण उनके अपवादों को समझेंगे। यानी वो परिस्थितियां जहां ये अधिकार लागू नहीं होता। एकदम सही। और आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे पास उच्च न्यायालय प्रयागराज के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, सहायक अधिवक्ता रोहन तिवारी जी और अमन बाजपेयी जी द्वारा दिए गए कानूनी नोट्स और विश्लेषण मौजूद है, जो कि इस पूरे विषय को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। चलिए इसे समझते हैं। क्या वाकई भरण पोषण कोई ऐसा अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं होता। मतलब उस पे कुछ शर्तें लागू होती हैं? जी, कानून केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि ये भी तय करता है कि किन परिस्थितियों में ये अधिकार समाप्त हो जाता है। यह समाज में संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था है। यही संतुलन सबसे ज्यादा रोचक है। जब हम भरण पोषण की बात करते हैं तो दिमाग में दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 का नाम आता है। बिल्कुल, धारा 125 भरण पोषण का मूल आधार है। अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के जो नोट्स हैं उनमें धारा 125 के उपखंड 4 का बहुत गहराई से जिक्र है। उनके अनुसार 3 स्पष्ट अपवाद हैं जहां पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होती। हाँ, ये तीनों परिस्थितियां कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए हैं। पहली परिस्थिति यह है कि यदि पत्नी व्यभिचार में रह रही हो, यानी एडल्ट्री में। सही। और दूसरी स्थिति वो है जहां पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही हो। और तीसरा अपवाद? तीसरा यह है कि जब पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों, जिसे हम म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। इन तीनों स्थितियों में पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर असल जिंदगी में जो दूसरा बिंदु है, बिना किसी उचित कारण के अलग रहना, ये थोड़ा पेचीदा नहीं है? पेचीदा कैसे? मैं सोच रही थी कि ये उचित कारण तय कौन करता है? मान लीजिए किसी घर में झगड़े हो रहे हैं, तो क्या वो उचित कारण है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालतों में सबसे ज्यादा बहस इसी पर्याप्त कारण को लेकर होती है। इसका कोई एक तय गणित नहीं है। तो अदालतें इसे कैसे देखती हैं? कानून समझता है कि हर घर की स्थिति अलग है। यदि अलगाव का कारण क्रूरता है, दहेज प्रताड़ना है, घरेलू हिंसा है या सुरक्षा की कमी है, तो उसे उचित कारण माना जाएगा। बिल्कुल, न्यायालय इसे पूरी तरह से एक उचित कारण मानता है और ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अगर पत्नी की सुरक्षा को खतरा है तो अलग रहना उसकी मजबूरी बन जाता है। पति ये नहीं कह सकता कि वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है। एकदम सटीक बात। हर मामला उसके अपने विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है। न्यायालय बहुत बारीकी से देखता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे देश में नया आपराधिक कानून लागू हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं। जी हाँ, नए कानून को लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं। तो क्या बीएनएसएस में ये नियम बदल गए हैं? मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण से तो यही स्पष्ट होता है कि इस नए कानून में भी भरण पोषण के इन अपवादों को उसी संतुलन के साथ रखा गया है। सही कहा। कानून का नाम और धाराएं जरूर बदल गई हैं, लेकिन बुनियादी सिद्धांत वही है। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक सहायता केवल वास्तविक जरूरतमंद को मिले। ये तो हुई सैद्धांतिक बात। चलिए इसे असली मुकदमों से जोड़ते हैं। हमारे स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख मामलों का जिक्र है जो एकदम आहा मोमेंट्स की तरह हैं। अदालती फैसले इस कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात मामले का विश्लेषण करते हैं। इस मामले में क्या खास था? मैंने पढ़ा है कि यह विवाह की वैधता पर आधारित था। हाँ, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो मेंटेनेंस का मूल आधार एक वैध विवाह है, यानी लीगल मैरिज। तो अगर विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? बिल्कुल। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया
कि अवैध विवाह सिद्ध होने पर धारा 125 का लाभ नहीं मिलता है। ये तो बहुत सख्त रुख लगता है। मतलब अगर तकनीकी तौर पर शादी लीगल नहीं है तो महिला मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कानून की नज़र में कानूनी अधिकार तभी बनते हैं जब रिश्ता मान्य हो। लेकिन इसके उलट एक और मामला है। हाँ, रोहताश सिंह बनाम रमेंद्री का मामला। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि एक तलाकशुदा पत्नी भी मेंटेनेंस की हकदार मानी गई है। बिल्कुल, यह पहलू थोड़ा अलग है। एक तलाकशुदा पत्नी तब तक हकदार है जब तक उसने दूसरी शादी न की हो। एक तरफ वैध विवाह जरूरी है और दूसरी तरफ तलाक के बाद भी अधिकार बना हुआ है। क्योंकि तलाक के बाद अगर महिला खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती तो समाज उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। ये पति की जिम्मेदारी बनी रहती है। ये बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। अच्छा, जो व्यभिचार या अडल्ट्री का अपवाद था, क्या पति सिर्फ आरोप लगाकर मेंटेनेंस देने से बच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आरोप लगाना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या करना होता है? अदालत में स्पष्ट साक्ष्य के साथ इसे साबित करना अनिवार्य है। हवाई बातों से किसी का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। ठोस सबूत चाहिए होते हैं। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अब एक और बड़े सवाल पर आते हैं। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कौन सा मोड़? सहायक अधिवक्ता रोहन तिवारी जी के हवाले से एक बात सामने आई है। क्या एक बार लागू हुआ भरण पोषण का आदेश कभी रद्द हो सकता है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। सीआरपीसी की धारा 125 उपखंड 5 के तहत यह संभव है। मतलब आदेश पत्थर की लकीर नहीं है? ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आदेश हो गया, फिर क्या? यदि मेंटेनेंस आदेश के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे पत्नी का आचरण बदल जाए, वह व्यभिचार में रहने लगे, या फिर बिना कारण साथ रहने से मना करे, हाँ, तो मैजिस्ट्रेट उस पूर्व आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकता है। इसके समर्थन में कोई कानूनी नजीर भी है क्या? कीर्तिकांड डी वडोदरिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला इस पर बहुत सटीक बैठता है। इस मामले में अदालत का क्या रुख था? न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन अगर धारा 125 उपखंड 4 के निषेध लागू होते हैं तो आदेश को रद्द करना भी न्याय संगत है। यानी अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। एक और मामला स्रोतों में है, वनमाला बनाम HM रंगनाथ भट्टा। इस मामले में अलग रहने के कारणों का परीक्षण करने पर जोर दिया गया था। परीक्षण मतलब अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि पत्नी अलग रह रही है, बल्कि ये भी जांचती है कि क्यों रह रही है। एकदम सही। अदालत गहराई में जाकर देखती है कि अलग रहने का असली कारण क्या है। सिर्फ ऊपरी दावों पर फैसला नहीं होता। तो अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के निष्कर्ष का सारांश यही निकलता है कि धारा 125 उपखंड 4 अधिकारों पर सीमाएं लगाती है और दूसरी तरफ धारा 125 उपखंड 5 परिस्थितियों के बदलने पर लचीलापन देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता केवल वास्तविक जरूरतमंद को मिले और कानून का दुरुपयोग किसी भी पक्ष द्वारा न हो, चाहे वो पुराना कानून हो या नया BNSS। बिल्कुल, संतुलन ही इस पूरे कानूनी ढांचे की जान है। तो इस विस्तृत चर्चा का मुख्य टेक अवे यही है कि यह कानूनी ढांचा साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर नहीं है। एकदम सही बात है। कानून अंधा नहीं है, वो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है और न्याय करता है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार भी सामने आता है। वो क्या है? अगर पुराने CRPC और नए BNSS दोनों ही कानूनों में भरण पोषण के अपवाद और संतुलन बिल्कुल एक समान रखे गए हैं, हाँ, रखे तो गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि न्याय की असली चुनौती कानून की किताबों में नहीं है, तो फिर कहाँ है? बल्कि अदालत के कमरे में उन उचित कारणों और स्पष्ट साक्ष्यों को साबित करने की जटिलता में छिपी है। कानून तो अपनी जगह संतुलित है, पर उसे साबित करना ही असली संघर्ष है। ये वाकई सोचने वाली बात है। कानून की किताबें और अदालत की वास्तविकता के बीच का यह फासला ही असली परीक्षा है। इसी विचार के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल कानूनी विषय को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ।